हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति। ये हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सिलेबस में है, नेट के सिलेबस में। इसको हम बड़े ही शॉर्ट तरीके से एग्ज़ाम रिलेटेड पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो हमारा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति किसी भी समुदाय की एक जीवन शैली होती है। जीवन शैली का मतलब लोग कैसा सोचते हैं, कैसे रहते हैं, उनका उनका कल्चरल वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है। तो वो होती है एक संस्कृति होती है। ये सभी राज्य की, सभी देशों की अलग अलग होती है। ये वहाँ के लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो लोगों की संस्कृति राज्य को, इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, उसको बोलते हैं राजनीतिक संस्कृति। अगर इसको आमंड एंड सिडनी वर्मा की भाषा में बोले तो वो बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब अभिमुखता, कि हम पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। इसको जनता की मनोवर्ती भी बोल सकते हैं। जनता की मनोवर्ती मतलब जनता के मन में क्या है, पॉलिटिक्स के बारे में वो क्या सोचते हैं, उसको बोलते हैं राजनीतिक संस्कृति। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दिया हुआ है राजनीतिक संस्कृति की अभिमुखता की ओरिएंटेशन, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इससे बाद में। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पॉलिटिकल कल्चर होता है, किसी भी लोगों का कल्चर होता है, इंडिविजुअल का कल्चर और सोशलाइजेशन होता है। वो पॉलिटिकल बिहेवियर को प्रभावित करता है, पॉलिटिकल बिहेवियर इंस्टीट्यूशन को प्रभावित करता है, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। इसके बाद में चलते हैं हम अगली स्लाइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। लोगों का नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं लोगों का। तो जो ये सभी कंट्रीज में डिफरेंट होती हैं, ये यहाँ पे देख देख सकते हो, ठीक है। इसके यहाँ पे एक बुक दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेट में ज़रूरी ये पूछी जा सकती है। द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। ये सिडनी वर्मा और आमंड ने लिखी है, गैब्रियल आमंड ने ये बुक लिखी है। इन्हें में इसी में बताया कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। तो ठीक है, उनके अनुसार हम देख लेते हैं यहाँ पे राजनीतिक संस्कृति क्या है। गैब्रियल आमंड और सिडनी बर्बान ने 3 प्रकार के ओरिएंटेशन बताए। मैंने आपको पहले बता दिया ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन होता है पॉलिटिक्स को देखने का नज़रिया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को देखने का नज़रिया। जैसे हम अमेरिका का यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं। तो अमेरिका के अंदर वो सबसे ज़्यादा लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं। लिबरलिज्म, वहाँ के लोग लिबरल हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो भी वहाँ की लिबरल ही होती है। तो यहाँ पे आमंड एंड सिडनी वर्मा 3 प्रकार के ओरिएंटेशन की बात की है। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, इफेक्टिव ओरिएंटेशन एंड इवैल्यूएटिव। इसको बोलते हैं ज्ञानात्मक अभिमुखता, ज्ञानात्मक मनोवर्ती। इसको बोलते हैं मानांकन। मानांकन मतलब जो इमोशन से प्रभावित होते हैं। तीसरी होती है इवैल्यूएटिव, मतलब इनका मूल्यांकनात्मक। तो इनकी बुक को देख के, कौन सी बुक में ये तीनों बताएंगे, ये बताएंगे सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कौन से 5 राज्यों की बात करते हैं, कौन से 5 देशों की बात करते हैं। वहाँ डेमोक्रेसी का अध्ययन करते हैं कि यहाँ पे लोग डेमोक्रेसी में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो वो अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और मैक्सिको का अध्ययन करते हैं। तो ये ज़रूर याद रखना, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा देश नहीं है, कौन से देश का अध्ययन नहीं किया है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं संज्ञानात्मक अभिमुखता या कोग्निटिव अभिमुखता। इसके अंदर क्या होता है, इसमें लोग समझदार होते हैं। समझदार का मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। वो ध्यान देते हैं कि गवर्नमेंट क्या बना रही है, कौन सी पॉलिसी बना रही है। लोग पॉलिसी की मांग करते हैं। वहाँ पे मतलब निर्गत और निवेश दोनों पे ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि निर्गत और निवेश क्या होता है। निवेश के अंदर हम मांग करते हैं किसी भी पॉलिसी की गवर्नमेंट से, और जो निर्गत होता है जिसमें गवर्नमेंट प्रोसेस करके हमें कुछ पॉलिसी बना के देती है, ठीक है। उसको दोनों का ध्यान रखते हैं। दूसरी होती है भावात्मक। इसके अंदर हम अपनी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब ये इमोशन से जुड़ा हुआ है। इमोशन मतलब गवर्नमेंट के प्रति इमोशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम देखते हैं गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट की कार्यशैली क्या है, उनका अनुभव क्या है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तीसरा होता है मानांकन अभिमुखता, इसको बोलते हैं इवैल्यूएटिव। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है वो सही है, गलत है, ये मापदंड, ये दोनों में, इसमें मिश्रण होता है। दोनों से लेकर जो ऊपर के हम दोनों पढ़ी है उसका दोनों का मिश्रण होता है। हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसमें पॉलिसी इनपुट होती है, यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस होगी, इसके पास आउटपुट होगा, इसके बाद फीडबैक होगा, सेल्फ होगा, सेल्फ हम क्या सोचते हैं उनके बारे में, फिर दोबारा वापस ये चीज़ें वापस आ जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे आएगा इसमें भी थोड़ा सा, तो पहले आप समझ लो कि इनपुट आउटपुट मॉडल क्या होता है। ठीक है, अब आमंड ये आप छोड़ दीजिए, ये कोई काम का नहीं है। इसके बाद में चलते हैं, यहाँ पे देखिए आप अभिमुखता या मनोवर्ती, जनता की मनोवर्ती के आधार पर आमंड एंड सिडनी वर्मा राजनीतिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। इसमें फर्स्ट है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, दूसरी है मध्यम राजनीतिक संस्कृति, तीसरी है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तो हम इसको तीनों को अलग अलग समझते हैं अभी। ठीक है, इसको जो सेकंड वाली है इसको आत्मगत राजनीतिक संस्कृति बोलते हैं। आत्मगत राजनीतिक संस्कृति भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है तीनों। यहाँ से चलते पहले होते हैं संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति पे आते हैं। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति में लोगों को नहीं तो निर्गत का पता होता है, नहीं आगत का पता होता है। ये समझ गए आप? निर्गत आगत ऊपर मतलब लोगों को नहीं तो पॉलिसी बनाने से मतलब है, नहीं ये मतलब है कि सरकार में क्या पॉलिसी बना के दे रही है। ये ज़्यादातर उन देशों में पाया जाता है जहाँ पे मतलब जब बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोगों को अपने खाने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो क्या पॉलिटिक्स के बारे में सोच पाएंगे। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और यहाँ पे मतलब सामाजिक और धार्मिक चीज़ों में अलग नहीं किया जाता कि जो सामाजिक है वही धार्मिक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बुक ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसकी, और इसके जो 5 नेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देश हैं एक बार दोबारा देख लूँ पीछे जाके। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। इसके बाद में देखते हैं मध्यम या आत्मगत संस्कृति। मध्यम या आत्मगत संस्कृति, इसके अंदर मतलब जनता इसमें ये देखती है कि मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है उस पर तो जनता का ध्यान रहता है, लेकिन जनता खुद मांग नहीं करती किसी पॉलिसी पे, मतलब उस पर ही ध्यान रहता है गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, इस पर तो बहुत बढ़ चढ़ के वो भागीदारी लेते हैं, ध्यान रखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें जनता निष्क्रिय रूप से सरकारी, या आप ये देख, जनता निष्क्रिय रूप से सरकारी कर्मचारी और सरकारी कानूनों का पालन करती है। ठीक है, राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाती, ना ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती है। निर्गत पहलों की उच्च अभिमुखता, निर्गत पहलू मतलब जो पॉलिसी बन रही हैं उनकी ओर उच्च अभिमुखता दिखाते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छे ध्यान रखते हैं। ठीक है, और लोग सरकारी प्राधिकरण से परिचित होते हैं। लोग सरकारी प्राधिकरण मतलब सरकारी प्राधिकरण वो क्या नियम कानून क्या बना रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट कर रही है उसका ध्यान है, जो खुद कुछ मांग नहीं करते गवर्नमेंट से, उसको बोलते हैं मध्यम या आत्मगत संस्कृति। चलिए हम इससे आगे चलते हैं। इसके बाद में है सहभागितापूर्ण संस्कृति। सहभागिता मतलब पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट के अंदर। इसके अंदर लोगों को निर्गत का भी पता होता है, आगत का भी पता होता है। ठीक है, ये इसमें मतलब ये कॉग्निटिव से जुड़ा हुआ है ये पहलू, जिसमें लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ये ज़्यादातर विकसित देशों में ये इस प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, विकसित देशों के अंदर। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो विकसित देशों में इस प्रकार की संस्कृति पाई जाती है जहाँ पे लोग राजनीति में सहभागिता निभाते हैं अपनी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे पता है। इसके बाद में देखते हैं हम आमंड और वर्मा के अनुसार राजनीति। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मतलब यहाँ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो आमंड और वर्मा के अनुसार जो हमने ऊपर वाली तीनों ये चीज़ें देखी, ये राजनीतिक संस्कृति नहीं है। ये इसने संस्कृति के टाइप बताएं। अब ये बताते हैं कि राजनीतिक संस्कृति को क्या मतलब, अब राजनीतिक संस्कृति क्या है। ये अपनी राजनीतिक संस्कृति को द सिविक कल्चर का नाम देते हैं। सिविक कल्चर का मतलब होता है, सिविक कल्चर का मतलब मैं आगे बताऊँ। सिविक कल्चर मतलब होता है इनका मतलब मिक्स्ड होता है, जो तीनों ऊपर की तीनों संस्कृति है ना, उन तीनों का मिक्स्ड रूप इनका राजनीतिक संस्कृति है, जो आमंड और सिडनी वर्मा। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राजनीतिक संस्कृति निम्न में से कौन सी? आमंड एंड सिडनी वर्मा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति निम्न में से कौन सी है? सहभागी राजनीतिक संस्कृति, मध्यम राजनीतिक संस्कृति एंड संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। तीसरा आ गया तीनों का मिश्रित रूप। चौथा आ गया ये, तो इसका आंसर होगा तीनों का ऊपर तीनों का मिश्रित रूप होगा जो संस्कृति होगी। इसको आगे हम देख सकते हैं। सभी प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट कल्चर है, पैरोकोल एंड पार्टिसिपेट एंड पैरोकोल मतलब संकीर्ण और सहभागी एंड मध्यम संस्कृति, इन तीनों को मिला के सिविक कल्चर बनता है। ठीक है, और वो डेमोक्रेसी के लिए, स्टेबल डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसका सार है पूरा। ठीक है, उसकी हमने बुक देखी ऊपर, और बस यहीं तक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।